Good morning everyone. Today we will resume our previous lecture. That is chapter 2 मेरे संग की औरतें of कृतिका बुक. हमने देखा लेखिका ने अपनी नानी, परदादी, दादी, मदर, उनकी फादर सबके बारे में बताया कि सब कितना स्पेशल थे. अब लेखिका बता रही है, लेखिका मृदुला गर्ग बता रही है कि उनके सिस्टर्स भी एक से बढ़कर एक थी, सभी लीग से हटकर कार्य किया करते थे. इसी दौरान लेखिका मृदुला गर्ग बता रही है कि चित्रा जो कि उनकी सिस्टर थी वह भी लीग से हटकर कार्य किया करती थी. और अब लेखिका ने बताया कि तीसरे नंबर पर चित्रा है. वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी. इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शार्गिदों उनके शिष्यों के ज़्यादा आते थे. पर अपने यहाँ सब चलता था. उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से. मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था. पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है. तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई. कोई मुश्किल पेश नहीं आई, आती भी क्यों. उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है. तो उसने बात आगे खींची ही नहीं. पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए. हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी हुई मालूम पड़ती थी. पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिल लिया. ढंग से पढ़ाई की, पास भी हुई. फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली. पर उसके आगे लीग पर नहीं चल पाई. घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजूर और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोक लगा लिया. यहाँ मैं कौन है? लेखिका मृदुला गर्ग. सुना, एक बात हम में एक सी रही. घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो पर उसे तोड़ा भी नहीं. शादी एक बार की है तो उसे कायम भी रखा. चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं. इसीलिए शायद जैसा मैंने पहले अपने उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता. घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है. और सचमुच बेटा ऐसा ही होता है कि लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो आपको अपनी नज़रों में ही गिरा दे. आगे हम देखेंगे लेखिका मृदुला गर्ग अपने बारे में बता रही है कि शादी के बाद उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए और किस प्रकार उन्होंने सोशल वर्क किया. अकाल राहत कार्य के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया. तो देखेंगे शादी के बाद बिहार के ऐसे छोटे कस्बे, दैट इज़ डालमिया नगर, ध्यान रखेंगे, एक कर्नाटक गई थी बागलकोट कस्बे में और एक बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द और औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग समूहों में बैठते थे. दड़बा का मतलब होता है समूह में. मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी. मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी. वहाँ जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ जो सामाजिक स्थिति थी, उनसे हार नहीं मानी, बल्कि अपने लक्ष्य को और अच्छे से साध लिया और कमर कस के तैयार हो गए. साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया. अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए. अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया. दैट स्ट्रेंजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता ही है कि लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया. तो ध्यान रखेंगे, बिहार के डालमिया नगर में कार्य किया था. वहाँ औरतें पर्दा किया करती थी, लेकिन उन्होंने साल भर के अंदर वहाँ की औरतों को, वहाँ के पुरुषों को जागरूक किया और सोशल वर्क किया.
वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँची। तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल ही नहीं था। अब शिक्षा की व्यवस्था के लिए वह बहुत चिंतित रहने लगी। लोगों की राय पर लोगों ने उन्हें सलाह दी, इसलिए मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी और वह खुद मिशनरी थे, उन्होंने कहा वह स्कूल खोलने में असमर्थ है क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन लोग बहुत कम हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार, अपनी रिक्वेस्ट जारी रखी। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किस शर्त पे कि आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले 100 वर्ष तक चलेगा या नहीं। वे भी गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर सच्ची थी, और सच्ची बातें कड़वी होती ही है, लेकिन लेखिका ने उस बात को एक्सेप्ट किया। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। अंडरलाइन दिस स्ट्रेंजर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग स्कूलों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके बच्चे फेमस स्कूल्स में एडमिशन ले पाते थे हायर एजुकेशन के लिए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। अब देखेंगे लेखिका मृदुला गर्ग की छोटी बहन रेणु किस तरह से खिसकी हुई थी। लीक से हटकर उन्होंने कार्य किया था। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई, और दिल्ली की बारिश तो बहुत फेमस है। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई थी। अब आप देखेंगे रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता चला? इस सवाल का उचित जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, लेकिन स्कूल में भी रहा होगा। गनीमत यह थी कि फ़ोन लगा हुआ था, लेकिन वो बारिश के चलते ठप पड़ा होगा। पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था तो रेणु अकेले पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, तो रेणु के 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, स्कूल बंद था और चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, सच अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही है। इस तरह से सारी सिस्टर्स लीक से हटकर कार्य किया करती थी। दादी माँ, पर दादी, उनकी मदर, उनके नानी, पर नानी, सभी। आपको इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए।
चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। लेखिका की मदर के बारे में आप ध्यान रखेंगे, परदादी के बारे में ध्यान रखेंगे और नानी के बारे में ध्यान रखेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह एक देशभक्त से कराना अच्छा समझा, उचित समझा और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिया। इस तरह से आप आंसर देंगे। थैंक यू।